हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री में आज हम लोग क्लास 10th का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर फर्स्ट विकास करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास, विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। लोगों के विकास के लक्ष्य विभिन्न हो सकते हैं। लोगों का जो विकास के लक्ष्य हैं वो विभिन्न हो सकते हैं, यानी कि सबके विकास का अलग है। आज मेरा विकास कब होगा? जब मेरा शिक्षा, मेरे स्कूल में जब पढ़ाई होगी। और जैसे कि आज वो यानी कि आज जो जो जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसके लिए क्या विकास होगा कि वो एक घर बनवा ले। लेकिन हमारी सोच अलग है विकास के लिए, उसकी सोच अलग है विकास के लिए। तो विकास की सोच हरदम अलग अलग होती है। एक के लिए जो विकास है जरूरी नहीं कि वह दूसरे के लिए भी विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। यानी कि जैसे कि एक फैक्ट्री है तो उसने तो उसके समुद्र है, समुद्र के किनारे जो कस्बे वगैरह जहाँ पर गरीब या ग्रामीण लोग रहते हैं बच्चों, तो वहाँ पे अगर जो वो कचरा फेंक गई तो वो कंपनी का विकास हो गया कि हमारे यहाँ से कंपनी है, वो हट गई, कचरा वचरा हट गया। और विनाश कब हुआ? जब वो जनसंख्या जो है उसको बीमारियां फैलने लगी, गंदा पानी हो गया, ठीक है ना, जो नदी कस्बों में बहा दिया, तो वो पानी अब पिएंगे तो नई नई बीमारियां फैलेंगी, नहाएंगे तो नई नई बीमारियां आएंगी। तो उसके लिए कंपनी के लिए तो विकास हो गया, लेकिन जो वहाँ मजदूर जनता रहती थी कस्बे बनाकर, उनके लिए विनाशकारी सिद्ध हो गया। अन्य लक्ष्य: ज़्यादा आय, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, सम्मान व आदर, परिवार के लिए सुरक्षा, वातावरण आदि राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं निम्नलिखित है। यानी बच्चों, विकास तभी सही नहीं है। विकास के लिए सब सुविधा भी तो होनी चाहिए। जैसे कि आज तुम कहीं जा रहे हो तो तुम्हारी पेमेंट है ज़्यादा, लेकिन तुम्हारे लिए सुविधा नहीं है। क्या सुविधा नहीं है? जैसे कि तुम्हारा आदर नहीं है, ठीक है, और क्या कहते हैं, तो हॉस्पिटल नहीं है, और वो सरकार जो तुम्हारी कंपनी है वो तुम्हें अच्छी सुविधा नहीं दे रही है, लेकिन तनख्वाह जरूर दे रही है, ठीक है ना। तो जो विकास होगा वो ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा क्या कहते हैं तनख्वाह बड़ी है, सब कुछ है, तो ये विकास हो गया। नहीं, ये विकास नहीं है। विकास के लिए सब गुण संपन्न होना चाहिए। जैसे कि उसके लिए तुम्हें अच्छा हॉस्पिटल भी मिले, फ्री में उसमें हम दिखा सकें, अच्छा वहाँ रहने खाने का सुविधा हो, ये नहीं कि, और अच्छा आदर हो। तो हर चीज़ में हमारा विकास होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा आय भी हो, यानी हर चीज़ में संपन्न होना चाहिए। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार 2014 के प्रति व्यक्ति आय जिन देशों में 45300 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है, तो वह समृद्ध या विकसित राष्ट्र कहते हैं। इसकी आय 37000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है, तो वह विकासशील या निम्न आय वाले देश कहेंगे। तो बच्चों, जिनकी रुपए यानी कि रुपए और प्रति व्यक्ति आय जिनकी अधिक है, तो वो क्या कहेंगे? समृद्ध या विकसित देश वो कहलाएंगे। और जिनकी आय थोड़ी सी कम है, वो कैसे? वो निम्न आय वाले देश कहेंगे, ठीक है ना। वो कौन से देश कहलाएंगे? निम्न आय वाले। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय विकास का अनुमान लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर है। धारणीय विकास हो, पर इससे
परिवेश पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। विकास होना चाहिए, कौन नहीं कह रहा कि विकास ना हो, लेकिन जैसे कि अभी मैंने शुरू में एक उदाहरण बताया था, तो विकास हो रहा था, कंपनी का विकास हो रहा था, लेकिन उधर हानि भी तो हो रही थी, समुद्र का पानी गंदा हो रहा है, ठीक है ना। और पानी को तो वैसे भी अपन को सेव करना चाहिए, 1% है जो हमारे लिए यूज़ है, उसको भी सब लोग गंदा कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी पर्यावरण को हानि ना पहुंचे, विकास हो। अब विकास ऐसा भी हो जैसे कि सड़कें, जैसे कि एक उदाहरण है कि जो अपने लिए बांध बना दिए, ठीक है ना, बांध बना दिए, सबके पास पानी जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जो उधर के आसपास के जनसंख्या रहेंगे, उनको ज़मीन उनकी हट जाएगी, ठीक है ना। और मान लो ज़मीन नहीं मिली उनको, सरकार ने नहीं दी, तो उनको घाटा है, तो उनके लिए विकास नहीं होगा। लेकिन जिनके लिए जो आज दूर दूर रहते हैं थोड़ा, उनके लिए पानी आएगा, बिजली उत्पादन होगा, तो उनको कई सुविधा रहेगी। धारणीय ऐसा निरंतर प्रक्रिया जो भविष्य की सल की उत्पादक को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान सल की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। औसत आय देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर औसत आय निकाली जाती है। जैसे कि धारणीयता क्या होती है, जैसे कि आज मान लो कोई संसाधन है तुम्हारे पास, ठीक है ना। आज जैसे कि तुम कुआं खोद रहे हो, कुआं खोदा, उसके यानी कि तुम्हारा बढ़िया विकास हो रहा है। अब विकास हो रहा है तो अब तुमने पूरा कुएं का, जब तक जिंदा रहे कुएं का पानी पूरा ले लिया बढ़िया से, लेकिन वो बाद में जल चक्र के लिए आता रहेगा, लेकिन वो पूर्ण रूप है। जब उसका मौसम आएगा तभी बारिश होगी, लेकिन जब तक मौसम आएगा तब तक तो चले, ठीक है ना। और मान लो कि कोई संसाधन तुमने बढ़िया उपयोग किया उसका, ठीक है, कोई बढ़िया अंधाधुंध उपयोग कर रहे हो, यहाँ अभी जब तक जिंदा है तब तक कर लेते हैं, लेकिन जब तुम्हारी आगे वाली पीढ़ी आएगी तो कहेंगे हमारे पूर्वज ने कुछ छोड़ा ही नहीं, ठीक है। और औसत आय क्या कहलाती है, औसत आय वह आय कहलाती है जैसे कि आज मान लो कि 5 बच्चे हैं, औसत आय मैं 5 बच्चों से वो कर रहा हूँ, जैसे कि 5 बच्चे हैं, उनको उनकी महीने की तनख्वाह 50-50 रुपये है, ठीक है, 50-50 रुपये। 5 बच्चे हैं, उनकी महीने की तनख्वाह 50-50 रुपये हुए, तो कितने हुए, 250 हो गए। अब 250 में से 5 का भाग दे देंगे, कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 50 आएगा। तो वही, तो उसकी क्या निकल गई, ये बच्चों औसत आय निकल गई, क्या निकल गई, औसत आय। और शिशु मृत्यु दर, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु के पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। यानी 1 वर्ष में इतने बच्चे पैदा हुए, ठीक है, और उससे 1 साल बड़े बच्चे, उनकी जितनी मृत्यु हो गई, उसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर। वो कहीं पे ज़्यादा होती है, जहाँ सुविधा होगी वहाँ सही है, और जहाँ सुविधा नहीं होगी वहाँ ठीक नहीं है। यानी कि भले कोई राज्य कितना भी संतुष्ट हो, बढ़िया पैसा वैसा है, तो वो उसको समृद्ध नहीं कहेंगे। क्यों, अगर जो मान लो इसमें शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है, ठीक है ना, और हॉस्पिटल नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो पैसा किस काम का, तो उसको विकसित राज्य नहीं कहेंगे, ठीक है। साक्षरता दर, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर निवल उपस्थिति अनुपात 6-10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उन वर्गों के कुल बच्चों के 7% उनकी उपस्थिति अनुपात कहलाता है। साक्षरता दर क्या कहती है, यानी 7 साल, यानी जो किसी राज्य के बच्चे पढ़े लिखे हैं, या कुछ 6 से 10 साल के बच्चे हैं वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो जहाँ अगर जो स्कूल वगैरह होंगी तो किसी राज्य की साक्षरता दर अधिक है, ठीक है, यानी कि वो बच्चे अधिक पढ़े लिखे हैं, और जहाँ साक्षरता दर कम है, ठीक है ना, वहाँ स्कूलों की कमी है, तो विकसित राज्य थोड़ी कहेगा जहाँ स्कूलों की कमी है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, कोई सुविधा ही नहीं दे रहा सरकार, वहाँ तो नहीं है ना साक्षरता दर। तो साक्षरता दर हमेशा
साक्षर दर बच्चों कैसा होनी चाहिए? हमेशा अधिक होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए? अधिक होना चाहिए। एक चीज समझ में आ रही है? साक्षरता दर हमेशा अधिक होना चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रीय आय, देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब जानते हैं राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है। जैसे अपने किसी राज्य वगैरह का लिखा, जैसे कि अभी मैंने 5 बच्चों का निकाला, ठीक है ना, तो वो 5 बच्चों की औसत आय हो गई। और राष्ट्रीय आय भी ऐसे निकालते हैं, देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुएं, ठीक है ना, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, यानी जो सुविधा तुम दे रहे हो और उसमें उत्पादन जितना हो रहा है सभी फैक्ट्री कंपनियों में, तो उसका कितना मूल्य है उसको जोड़कर राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है ना। विदेश से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कर लेते हैं। तो प्रश्न है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या हैं? तो ये आंसर पढ़ लेते हैं। विश्व बैंक द्वारा साधन विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए प्रमुख रूप से आय मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देश से अधिक विकसित माना जाता है। यानी जिन देशों की आय कम होती है, अधिक होती है, उन्हें कम आय वाले देश से अधिक माना जाता है। अधिक है तो कुछ जो उसके कम नीचे वाले देश होंगे उससे अधिक ही माना जाएगा, यानी पैसा ज़्यादा है, ठीक है ना, देश की आय अधिक है, विकसित। परंतु विभिन्न देश की तुलना करते समय उसकी कुल लायक को ध्यान में रखकर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या विभिन्न होती है। इसलिए इससे यह पता नहीं चलता कि सिद्ध व्यक्ति क्या कमा रहा है। इसलिए दो देशों की तुलना करते समय बुनाई की बजाय सत्ता इसकी तुलना करते हैं। इसी औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। औसत आय को बच्चों क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति भी आय कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट। विश्व बैंक ने अपनी 2016 की विश्व विकास रिपोर्ट में इसकी औसत आय के मापदंड में देश का वर्गीकरण किया है। वह देश जिसकी व्यक्ति आय 10,066 प्रति वर्ष या उससे अधिक थी उसे समृद्ध देश माना गया, और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय और $825 प्रति वर्ष या उससे कम थी उसे निम्न आय का देश कहा गया। विश्व बैंक ने विभिन्न देशों के विकास की तुलना करते समय केवल आय के मापदंड को ही अधिक महत्व दिया, परंतु मापदंड उचित नहीं है, क्योंकि बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए आय के अतिरिक्त भी कुछ अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। विश्व बैंक के वर्गीकरण के पूरे हटकर UNDP ने जो वर्गीकरण का मापदंड अपनाया है वह कई बेहतर माना जाता है। इसके द्वारा देश की तुलना करते समय प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ निम्न पहलुओं पर भी जोर देना चाहिए। लोगों का शिक्षण स्तर, जो मैंने बता दिया, लोगों का स्वास्थ्य स्तर, वर्गीकरण और ढंग
अधिक उचित लगता है। धारणीयता का यह अर्थ है कि प्रकृति के विभिन्न साधनों का प्रयोग ऐसे किया जाए कि उनका अस्तित्व समाप्त न होने पाए। यदि हम प्रकृति के संसाधनों का बड़ी समझदारी और सूझबूझ से प्रयोग करेंगे तो हमें भी उसका लाभ रहेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उनका लाभ मिलेगा। प्रकृति के पास हमारी सारी आवश्यकताओं को की पूर्ति के लिए सब कुछ है, परंतु यदि व्यक्ति अपने लाचार है वह उसका शोषण करेगा तो यह साधन जल्दी समाप्त हो जाएंगे। जैसा मैं बता चुका था ऊपर वाले, थोड़ा बैक करके आप देख लीजिए। यह बर्बाद हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति कभी भी लाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। लाचार को तैयार कर हमें संसाधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए ताकि हम भी भूखे ना रहें और आगे आने वाली पुरातों को भी उनके वंचित ना रह जाएं। हमें अपने वन और शून्य साधनों को मानव शोषण से बचाना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे पशुओं और पौधों की बहुत ही अधिक निचले नष्ट हो जाएंगी और आगे आने वाली लोगों को उनकी सुंदरता को और लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो यह हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा हानि का इसलिए हमें अपने साधनों का प्रयोग एक उचित मात्रा में करना चाहिए। थैंक यू। ये वीडियो समाप्त होता है। क्वेश्चन पूछे गए थे तो इनके आंसर आपको मिल चुके हैं, तो थैंक यू। अगले वीडियो में आपका स्वागत।